हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सब कुछ जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जिसमें एक आल्डिहाइड ग्रुप नहीं तो एक कीटोन ग्रुप रहता है, इसके साथ इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं। So carbohydrates are aldehyde or ketone derivatives of polyhydroxy alcohols। एक aldehyde ग्रुप नहीं तो एक कीटोन ग्रुप, उसके साथ मिनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है मोनोसैकराइड्स, दूसरा ऑलिगोसैकराइड्स एंड तीसरा होता है पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स का मीनिंग क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल और वन। So these are simple sugars, simple carbohydrates। सिंपल क्यों होते हैं? क्योंकि हम इसको ब्रेक करते हैं, इससे दूसरा मोनोसैकराइड नहीं तो दूसरा कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं मिलेगा। शुगर का मीनिंग क्या होता है? शुगर होता है जो सॉल्युबल होता है और स्वीट इन टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज शुगर। मोनोसैकराइड्स को हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसको और दूसरा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए हम उसको बोलते हैं सिंपल शुगर्स। इसमें 2 ग्रुप्स होता है। एक क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दूसरा होता है टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर समझो इसमें 3 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स के साथ इसके पास आल्डिहाइड ग्रुप है, तब उसको बोलते हैं हम आल्डो ट्रायोज बोलते हैं। 3 कार्बन्स शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप रहते हैं उसको हम बोलते हैं कीटो ट्रायोज। तो दिस इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऑलिगोसैकराइड दूसरा क्लासिफिकेशन। ऑलिगो का मीनिंग होता है फ्यू। सो जब भी एक मोनोसैकराइड, जब भी एक कार्बोहाइड्रेट में 2 से 10 तक शुगर यूनिट्स रहते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं ऑलिगोसैकराइड। सो इसमें मोनोसैकराइड यूनिट्स एक से लिंक करते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं। लिंक जो रहते हैं 2 मोनोसैकराइड के बीच में, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो जब भी हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ऑलिगोसैकराइड होता है उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हमको 2 से 10 तक मोनोसैकराइड यूनिट मिलते हैं। ऑलिगोसैकराइड्स को हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स। अगर एक से ज़्यादा है तो हम, अगर समझो 2 शुगर यूनिट्स है तब उसको डाइसैकराइड बोलते हैं। 3 शुगर यूनिट्स है तो ट्राइसैकराइड, 4 है तो टेट्रासैकराइड, अगर 5 मोनोसैकराइड यूनिट्स है तो उसको हम पेंटासैकराइड, ऐसा सब डिवाइड कर सकते हैं ऑलिगोसैकराइड्स को। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर डाइसैकराइड बोले तो उसमें 2 मोनोसैकराइड्स रहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रैलोज। ट्राइसैकराइड बोले तो उसमें 3 मोनोसैकराइड्स रहते हैं। एग्जाम्पल रैफिनोज। टेट्रा मीन्स 4 होते हैं, 4 मोनोसैकराइड्स, स्टैकियोस। पेंटासैकराइड 5 मोनोसैकराइड से बनता है ये कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल इज वेबेस्कोस। सैकराइड्स में डाइसैकराइड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइसैकराइड्स का मीनिंग होता है जिसमें 2 मोनोसैकराइड्स रहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये क्रिस्टलाइन रहते हैं, सॉल्युबल होता है और स्वीट इन टेस्ट। डाइसैकराइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन फ्री रेड्यूसिंग ग्रुप, लाइक रेड्यूसिंग डाइसैकराइड्स एंड नॉन रेड्यूसिंग डाइसैकराइड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो रेड्यूसिंग डाइसैकराइड्स में क्या होते हैं? डाइसैकराइड्स जिसमें एक फ्री आल्डिहाइड ग्रुप नहीं तो एक फ्री कीटोन ग्रुप रहते हैं, उसको हम रेड्यूसिंग डाइसैकराइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं माल्टोज, लैक्टोज, आइसोमाल्टोज। नॉन रेड्यूसिंग डाइसैकराइड्स होते हैं कि जिसमें फ्री आल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप नहीं रहते, उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स। एग्जाम्पल्स सुक्रोज एंड ट्रैलोज। माल्टोज में जब 2 ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एक फ्री आल्डिहाइड ग्रुप रहता है इसमें, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग बोलते हैं। लेकिन जब आप सुक्रोज देखते हो, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप्स बॉन्ड में फॉर्म करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया।
कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये थर्ड क्लास होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉलीसैकेराइड्स का अदर नेम होता है ग्लाइकेंस। हम पॉलीसैकेराइड्स भी कह सकते हैं इसको, नहीं तो ग्लाइकेंस भी कह सकते हैं। सो पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। हंड्रेड्स से थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे से ज्वाइन होके पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स लीनियर होते हैं, ब्रांचेस नहीं होते हैं मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स में। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स में कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो लीनियर रहते हैं, कुछ पॉलीसैकेराइड्स में ब्रांचेस भी रहते हैं। सो पॉलीसैकेराइड्स में बी लीनियर और दे में बी ब्रांच्ड। पॉलीसैकेराइड्स में भी एक सब क्लासिफिकेशन है, एंड दैट इज होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स को हम होमोग्लाइकेंस भी बोल सकते हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को हेटेरोग्लाइकेंस कर सकते हैं। पॉलीसैकेराइड जिसमें एक ही टाइप का शुगर यूनिट रहता है, एक ही टाइप का मोनोसैकेराइड यूनिट रहता है, उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्टार्च। स्टार्च में क्या रहते हैं? स्टार्च में ग्लूकोज ही रहेगा। सो जो भी 100,000 मोनोसैकेराइड यूनिट्स रहते हैं सभी ग्लूकोज ही रहते हैं, इसलिए हम स्टार्च को होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड्स: स्टार्च, डेक्स्ट्रिन्स, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन एंड सेल्यूलोज। ये सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि इसमें जो भी शुगर रहते हैं ये एक ही टाइप का शुगर रहते हैं। स्टार्च में ग्लूकोज रहते हैं, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज रहता है, इन्यूलिन में फ्रक्टोज रहता है, सेल्यूलोज में भी ग्लूकोज रहेगा। सो जो भी बनता है, जिससे भी बनता है, उसमें ये तो एक ही शुगर यूनिट, एक ही मोनोसैकेराइड यूनिट से ही बनता है, इसलिए हम इसको होमोग्लाइकेंस नहीं तो होमोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। स्टार्च इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। प्लांट्स ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जब आप स्टार्च को देखते हो इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज लीनियर फॉर्म होता है, सिंपल वन है, इसमें लीनियर फॉर्म ही रहते हैं। जो भी ग्लूकोज यूनिट्स एमाइलोज में रहते हैं ये सारे एक ही बॉन्ड से, दैट इज़ 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक होते हैं। आप एमाइलोपेक्टिन देखते हो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है क्योंकि ये ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। इसमें लीनियर चेन रहते हैं और इसके साथ ब्रांचेस भी रहते हैं। सो जब आप इसको देखते हो इसमें 2 टाइप्स बॉन्ड रहते हैं। लीनियर चेन में 1 to 4 बॉन्ड रहते हैं और ब्रांच पॉइंट के पास 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंक रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो एमाइलोज में सारे जो ग्लूकोज यूनिट्स रहते हैं ऑल दीज आर लिंक्ड बाय ओनली 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन आप एमाइलोपेक्टिन देख सकते हो, इसमें एक लीनियर चेन रहते हैं और ब्रांच रहते हैं। सो ब्रांच के पास 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंक रहते हैं। ग्लाइकोजन दूसरा होमोपॉलीसैकेराइड एग्जाम्पल। सो ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स। प्लांट्स ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, एनिमल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो लिवर, मसल ये दोनों ऑर्गन्स हैं जिसमें मेजरली ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारा बॉडी में। ग्लाइकोजन फंक्शंस, मसल ग्लाइकोजन अगर आप देखते हो, मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो मसल को जब एनर्जी चाहिए तब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसका काम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में ही रहता है। सो जब भी ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है लिवर ग्लाइकोजन उस लेवल को मेंटेन करेगा। सो ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर आप देखते हो, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसमें लीनियर चेन रहता है और ब्रांच भी रहेगा। लीनियर चेन में 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहता है और जहाँ भी ये ब्रांच क्रिएट होते हैं उधर 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहता है। सेल्यूलोज भी एक टाइप का होमोपॉलीसैकेराइड है। सेल वॉल प्लांट्स में रहता है, सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स दे कंटेन दिस सेल्यूलोज। ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है, इसमें ब्रांचेस नहीं रहेगा, लेकिन इसमें जो ग्लूकोज यूनिट्स रहते हैं ये बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंक से बॉन्ड होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में सेल्यूलेज नहीं रहते हैं, इसलिए हम जब आप सेल्यूलोज को लेते हो डाइट में इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
इसलिए सेल्यूलोज को हम फाइबर कंसिडर करते हैं, सेल्यूलोज को हम फाइबर बोलते हैं। सेल्यूलोज का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जब भी आप सेल्यूलोज लेते हो, इट हैज़ इम्पोर्टेंस। ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कोलन कैंसर, डायबिटीज़ रिस्क को कम करने में हेल्प करेगा। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम डाइटरी फाइबर लेते हैं, एंड यू कैन टेक सेल्यूलोज आल्सो। होमोपॉलीसैकेराइड्स का और एक एग्जांपल होता है इन्यूलिन। हम जो अब तक देखे हैं प्रीवियस पॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड्स, इसमें ग्लूकोज से ही बने पूरे, लेकिन इन्यूलिन जो है ये भी पॉलीसैकेराइड है, होमोपॉलीसैकेराइड है, लेकिन इसमें जो रिपीटिंग शुगर यूनिट रहते हैं, रिपीटिंग मोनोसैकेराइड्स यूनिट रहते हैं, वो फ्रक्टोज होता है। ये ऑनियंस में रहते हैं, गार्लिक में भी रहते हैं। इन्यूलिन का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है? इन्यूलिन एक होमोपॉलीसैकेराइड है जो फ्रक्टोज से बनता है। इसको किडनी फंक्शन एसेस करने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज़ करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR को टेस्ट करने के लिए इन्यूलिन को यूज़ करते हैं। अब तक हमने होमोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस किया है, अभी हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस इंपॉर्टेंट है, उसको हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी बोल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल्स और उसका इम्पोर्टेंट फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस को फर्स्ट म्यूसिन से आइसोलेट किया है, इसलिए हम इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी कह सकते हैं। जब हम ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, हमको मालूम है कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड में एक टाइप से ज़्यादा शुगर यूनिट रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर यूनिट्स रहते हैं। मोस्ट कॉमनली इसमें क्या होता है कि एक एमिनो शुगर रहता है, दूसरा यूरोनिक एसिड रहता है। ऐसा दो डिफरेंट शुगर यूनिट्स रहते हैं। एमिनो शुगर का एग्जांपल है ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोजामाइन। यूरोनिक एसिड में ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं तो इड्यूरोनिक एसिड रहते हैं। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस नहीं तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल्स आर hyaluronic acid, chondroitin sulfate, keratin sulfate, demetan sulfate, heparin sulfate। हाइलुरोनिक एसिड जॉइंट्स में रहते हैं, वहाँ वो एक लुब्रिकेंट नहीं तो शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट कार्टिलेज में रहते हैं। केराटिन सल्फेट कॉर्निया का ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। डेर्मेटान सल्फेट स्किन में भी रहेगा और कॉर्निया में भी रहेगा। हेपेरिन एक एंटी कोआगुलेंट जैसा काम करेगा ये। और हेपेरिन सल्फेट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कंपोनेंट रहता है। जब हम देखते हैं ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, ये साइनोवियल फ्लूइड में, विट्रियस ह्यूमर ऑफ द आई में, आर्टीरियल वाल्स में, बोन्स में और कार्टिलेजेस में मेनली रहते हैं। सो दे हैव मोस्टली स्ट्रक्चरल रोल, स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस होता है। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं तो ग्राउंड सब्सटेंस में मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं। इसका एबिलिटी, स्पेशलिटी क्या होता है कि ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से बाइंड कर सकते हैं। सो जब भी ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से बाइंड करते हैं, ये जेल लाइक मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। सो दिस एक्ट्स एज ए कुशन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस मॉलिक्यूलर सीव्स जैसा एक्ट करती हैं। मॉलिक्यूलर सीव्स जो है ना, ये डिटरमाइन करेगा कौन सा सब्सटेंस सेल में एंटर होना है, कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जाना है। सो दे आल्सो हैव elasticity to cartilage, permitting compressions and re-expansions। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस एज हमने डिस्कस किया कि दे एक्ट एज लुब्रिकेंट्स इन द जॉइंट्स। ग्लाइकोप्रोटीन का मीनिंग क्या होता है? जब भी एक ऑलिगोसैकेराइड प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, तब हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट कम रहते हैं, प्रोटीन कंपोनेंट ज़्यादा रहते हैं। समझो कार्बोहाइड्रेट 5% है, प्रोटीन 95% है। सो मेजरली प्रोटीन पार्ट रहते हैं, माइनर कार्बोहाइड्रेट रहता है। सो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स लाइक एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, कोआगुलेशन फैक्टर्स, ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स का फंक्शन मेनली क्या होते हैं? दे एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिव एजेंट्स। ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। सो दे आल्सो एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। आइसोमरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं? जब भी कॉम्पाउंड्स में एक ही फॉर्मूला होता है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहते हैं, उस वैसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स. सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं. There are different types of isomerisms like aldose keto isomerism, D and L isomerism, optical isomerism, epimerism और anomerism. aldose कीटोज आइसोमेरिज्म में एक aldose होता है और दूसरा कीटोज होता है. फॉर एग्जांपल इधर आप देख सकते हो ग्लूकोज aldose शुगर, फ्रक्टोज कीटो शुगर. दोनों का फार्मूला सेम ही है, दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम नंबर ही रहते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. लेकिन दोनों में डिफरेंस किधर आता है? फंक्शनल ग्रुप में. एक में आल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरे में कीटो ग्रुप है, लेकिन दोनों का फार्मूला तो एक ही है. ऐसा स्ट्रक्चर्स, ऐसा कंपाउंड्स को हम बोलते हैं aldose कीटोज आइसोमर्स एंड मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज aldose कीटोज आइसोमरिज्म. नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज डी एंड एल आइसोमरिज्म. इसमें क्या होता है? डी एंड एल आइसोमरिज्म डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ H and OH ग्रुप्स around the asymmetric carbon atom adjacent to the terminal primary alcohol carbon. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज में लास्ट बट वन कार्बन मीन्स फिफ्थ कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन को लेके हम उसको हम डी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, नहीं तो एल ग्लूकोज भी. जब भी OH ग्रुप राइट साइड में होता है तब हम उसको डी शुगर बोलते हैं. जब ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में रहते हैं फिफ्थ कार्बन के ऊपर, अगर हम ग्लूकोज को लेते हैं तब हम उसको बोलते हैं एल ग्लूकोज, डी एंड एल ग्लूकोजेस. इधर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में डी ग्लूकोज है. सो जब भी आप फिफ्थ कार्बन के ऊपर H and OH ग्रुप का पोजीशन देखते हो, अगर OH ग्रुप राइट साइड में रहते हैं तब हम उसको बोलते हैं डी ग्लूकोज. सेम OH ग्रुप अगर फिफ्थ कार्बन पे ऊपर जब ये लेफ्ट साइड में रहते हैं तब हम इसको बोलते हैं एल ग्लूकोज. सो जो भी ऐसा आइसोमर्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं डी एंड एल आइसोमर्स. नेक्स्ट आइसोमरिज्म इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है एक सब्सटेंस का कैपेसिटी विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. लाइट को रोटेट करने के लिए जो भी कैपेसिटी रहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम एक शुगर सॉल्यूशन से पास करते हैं, वो शुगर सॉल्यूशन क्या करेगा? लाइट को राइट साइड नहीं तो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा. जब लाइट जो हम शुगर सॉल्यूशन से पास करते हैं, शुगर सॉल्यूशन से बाहर आने के बाद अगर वो राइट साइड में रोटेट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटर. अगर लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं सॉल्यूशन तब हम उसको बोलते हैं लीवो रोटेटर. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, इसको डेक्स्ट्रो रोटेटर बोलते हैं. अभी दूसरा कंडीशन में दे सकते हो कि लाइट को सॉल्यूशन लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तब हम इसको बोलते हैं लीवो रोटेटर. मरिज्म, जब भी दो मोनोसैकराइड एक दूसरे से डिफर करते हैं एक ही कार्बन के ऊपर, उस टाइप ऑफ उस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं एपीमर्स. राइट. सो व्हेन टू मोनोसैकराइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर अराउंड ए सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम, दोज आर कॉल्ड एज एपीमर्स. अगर हम ग्लूकोज का एपीमर्स को लेते हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज आर एपीमर्स विथ कार्बन नंबर 4, ग्लूकोज मैनोज आर एपीमर्स विथ कार्बन नंबर 2. उसका मतलब क्या होता है? जब हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कंपेयर करते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पूरा सेम ही रहते हैं. लेकिन जब हम ये दोनों का स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं, कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन अलग रहता है, उसको छोड़ के बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है. सो इसलिए हम ग्लूकोज गैलेक्टोज को C4 एपीमर्स बोलते हैं, ग्लूकोज मैनोज को C2 एपीमर्स बोलते हैं. तो हिंदी में थोड़ा मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, सॉरी फॉर दैट. Thank you for watching this video. If you like it, like, subscribe and share with your friends.